नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पुनर्विवाह। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मीना? गलती से भी दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। और माँ को भी पता नहीं क्या सूझी। कम से कम उन्हें तो सोचना चाहिए था कि बस करो विनोद, माँ को कुछ मत कहना। यह निर्णय माँ का नहीं बल्कि मेरा है। मीना का स्वर भी कठोर हो गया। अगर ऐसा है तो यही कहूँगा कि दिमाग फिर गया है तुम्हारा। तुम्हें ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वह तुम्हारी माँ नहीं मेरी माँ है। नाराज होकर विनोद ने कड़वाहट उगली। हाँ, तुम्हें इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि तुम सारी बातें सिर्फ अपने दृष्टिकोण से देखते हो। किसी और की भावनाओं और दृष्टिकोण से तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। मीना ने भी उतने ही तीखेपन से जवाब दिया। कान खोलकर सुन लो मीना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं हो सकता। लोक लाज भी कोई चीज होती है। यह रायता फैलाकर तमाशा मत बनाओ। अब इस विषय में इससे आगे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। दो टूक बोलकर विनोद गुस्से में बिना खाए पिए ही ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे बहू के बीच हो रही इस तकरार की आवाज पद्मा देवी तक पहुंच रही थी, पर वह यह सोचकर उनके बीच बचाव करने नहीं आई कि कहीं उनके जाने से आग में और घी ना पड़ जाए। वह अपने दिवंगत पति मानवेंद्र जी की तस्वीर के आगे सिर झुकाकर सिसक पड़ी। इधर मीना को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने शांत और सरल स्वभाव का विनोद यह बात सुनकर इतना विचलित और नाराज क्यों हो गया। विनोद के जाने के बाद वह वहीं सोफे पर बैठ गई और सारी बातों पर नए सिरे से विचार करने लगी। मीना और विनोद के विवाह को 7 वर्ष हो चुके थे। विवाह से 1 वर्ष पूर्व ही विनोद के पिता का देहांत हो गया था। इस आयु में विनोद की मां पद्मा देवी के लिए जीवन साथी का वियोग असह्य हो गया था। वह दुखी होकर जैसे अंदर ही अंदर घुलने लगी थी। फिर सभी मित्रों और संबंधियों के समझाने बुझाने पर उन्होंने शीघ्र ही विनोद का विवाह करने का निर्णय ले लिया। विनोद ने भी मां की अवस्था देखते हुए इस विषय में बिना कोई विवाद किए अपनी सहमति दे दी। पद्मा देवी अपनी पसंद से मीना को बहू बनाकर इस घर में ले आईं। घर में जैसे नई खुशियां आ गईं। अच्छी बात यह थी कि मीना का ऑफिस भी विनोद के ऑफिस के पास ही था, तो दोनों साथ ही आने जाने लगे। पहले सप्ताहांत पर दोनों घूमने निकल जाते। कुछ तो बचपने और कुछ नव परिणय के पुलक में विनोद और मीना कभी माँ के एकाकीपन को भांप ही नहीं पाए। 2 साल के बाद पुत्र अर्जुन का जन्म हुआ। नन्हे कदमों के साथ वह पूरे घर के लिए नई उमंगें लेकर आया था। मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद मीना ने दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया। पद्मा देवी बड़े प्यार से अर्जुन की देखभाल करने लगी, मगर जब विनोद और मीना ऑफिस से आते तो वे अर्जुन के साथ व्यस्त हो जाते और आपस में काम को लेकर भी चर्चाएं प्रारंभ हो जाती थी। ऐसे में पद्मा देवी अलग थलग हो जाती थी। ढेर सारा एकाकीपन उनकी आंखों में उतर आता था। वे चुपचाप घर के कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखने का प्रयास करने लगती थी। मगर अभी 10 दिन पहले की बात है। अर्जुन को बुखार आ गया और वह मीना से अलग ही नहीं होना चाहता था। ऐसे में मीना ने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली। पद्मा देवी बड़े मनोयोग से पोते की सेवा करती, सारे घर के कार्य निपटाती, मगर उसके बाद फिर उन्हें वही एकाकीपन का अवसाद सताने लगता था और वह मानवेंद्र बाबू की तस्वीर के आगे सिर झुकाए बैठी घंटों ना जाने क्या सोचती रहती थी। तब मीना ने इस बात पर ध्यान दिया और पद्मा देवी की पीड़ा देखकर उसका मन दुखी हो गया। उसे स्वयं के ऊपर भी क्रोध आया कि वह कैसे अपनी ही दुनिया में इतनी व्यस्त हो गई कि माँ जैसी सास के दुख का भान ही नहीं हो पाया। नहीं, अब और नहीं, वह माँ के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करेगी। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया। 2-3 दिन के बाद जब अर्जुन स्वस्थ हो गया, फिर से मीना ने अपनी छुट्टियां यह कहकर 10 दिन और बढ़वा ली कि वह अर्जुन के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहती है, मगर अंदर अपने हृदय में वह पद्मा देवी के अवसाद को दूर करने का प्रयास करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेगी, उन्हें थोड़ा घुमाने फिराने ले जाएगी, तो शायद उनकी मानसिक अवस्था में कुछ सुधार आए। दूसरे दिन शाम हुई तो वह पद्मा देवी के पास पहुंची और उनसे कहा, चलिए माँ, हम पास वाले पार्क में चलते हैं।
अर्जुन भी वहाँ थोड़ा खेल लेगा। पद्मा देवी पहले तो मना करती रहीं, मगर मीना और अर्जुन के हट के आगे उनकी एक ना चली और हारकर वह उन दोनों के साथ चल पड़ी। पार्क में पहुंचकर मीना ने कहा, माँ बस एक बार इसे झूला झुलाकर ले आती हूँ। मीना अर्जुन को लेकर झूले की तरफ बढ़ गई और पद्मा देवी वहीं धीरे धीरे टहलने लगी, लेकिन आदत न होने के कारण उन्हें थोड़ी थकान होने लगी तो वहीं बेंच पर बैठ गईं। कुछ ही देर के बाद एक बुजुर्ग सज्जन जो वहीं टहल रहे थे वह भी आकर बेंच की दूसरी ओर बैठ गए। शायद उन्हें भी थकान हो रही थी। उनके पास थर्मस में चाय थी। उन्होंने थर्मस खोला तो चाय की खुशबू फैल गई। पद्मा देवी ने कनखियों से उस ओर देखा। तभी अचानक उन सज्जन की दृष्टि भी पद्मा देवी पर पड़ी। उन्हें चाय की तरफ देखती पाकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने थैले में से डिस्पोजेबल कप निकाला और थोड़ी सी चाय डालकर पद्मा देवी की तरफ बढ़ा दी। पद्मा देवी बिल्कुल अचकचा गईं। अरे नहीं, आप पीजिए। जी कोई बात नहीं, आप संकोच मत कीजिए, थोड़ी सी चाय ले लीजिए। वैसे अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो रहा हो तो कोई बात नहीं है, उन सज्जन ने सरलता से कहा। इस पर पद्मा देवी झेंप गई और कप थाम लिया। चाय पीते हुए सज्जन अपने विषय में बताने लगे। मेरा नाम कपिल है, मैं पास ही की सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा अपना घर है। कुछ वर्ष पहले पत्नी का देहांत हो गया। बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं तो सब अपने जीवन में व्यस्त हैं। 2 बेटे हैं, दोनों बाहर विदेश में नौकरी करते हैं और यहाँ मेरे लिए एक कुक और केयर टेकर रखा है। शाम को बैठे बैठे मन उगता जाता है तो कुछ देर यहाँ मन बहलाने आ जाता हूँ। यहाँ बैठकर चाय पीना और छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखना, लोगों को घूमते बातें करते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में कुछ डिस्पोजेबल कप भी रखता हूँ ताकि अगर कोई बातें करने वाला मिल जाए तो चाय के बहाने बातें भी कर लूँगा। कहकर वह निश्चल सी हंसी हंस दिए। पद्मा देवी ने भी अपने विषय में कुछ बातें विस्तार में तो नहीं पर संक्षेप में उन्हें बताई। मीना जो अर्जुन को झूला झुलाकर आ ही रही थी, अचानक उन दोनों को बातें करते देख रुक गई और दूर से ही उनकी बातें सुन रही थी। किसी हम उम्र व्यक्ति से मिलने और एक ही जैसा दर्द बांटने की संतुष्टि पद्मा देवी के चेहरे पर झलक रही थी। पहली बार उसे पद्मा देवी के चेहरे पर ऐसा सुकून सा दिखा था। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ी और पद्मा देवी के पास आकर बोली, माँ अब घर चलें? पद्मा देवी ने कहा, हाँ हाँ अब घर चलो, विनोद के भी आने का समय होता जा रहा है। और वह उठ खड़ी हुई। कपिल जी को नमस्ते कर वे दोनों घर आ गईं। उस दिन के बाद पार्क जाना रोज का ही नियम हो गया। जब तक मीना अर्जुन को झूला झुलाती तब तक कपिल जी और पद्मा देवी थोड़ा टहलते, फिर बैठकर चाय पीते पीते बातें करते। फिर मीना उन्हें लेकर घर आ जाती। इस क्रम को अब पूरा 1 हफ्ता हो गया था। मीना ने मनी मन जैसे कुछ निश्चय कर लिया था। फिर उसने अपने स्तर पर पहले कपिल जी के विषय में सारी जानकारियां एकत्रित की। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद वह एक दिन अर्जुन को पद्मा देवी के पास छोड़कर दोपहर में कपिल जी के घर पहुंच गई। कपिल जी पहले तो उसे देखकर अचकचा गए, फिर अंदर बुलाकर बिठाया और कुक को चाय बनाने का आदेश दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मीना ने एकदम से अचानक पूछ लिया, अच्छा अंकल, क्या यहाँ रहते रहते आपको अकेलापन खलता नहीं है? उसके इस प्रश्न पर कपिल जी की आंखों में जैसे दर्द का सागर लहरा गया। उन्होंने भीगे स्वर में कहा, पत्नी विमला के जाने के बाद तो अब यही अकेलापन मेरा साथी है। अंकल, आपका यह अकेलापन दूर हो सकता है अगर आप दूसरे विवाह के विषय में विचार करें, मेरी सासू माँ पद्मा देवी के साथ। मीना ने बिना किसी भूमिका और बिना लाग लपेट के सीधे बात उनके समक्ष रख दी। कपिल जी हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? इस उम्र में क्या यह सब बातें शोभा देती हैं? और पद्मा जी का तो मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ। मीना ने मंद मुस्कान के साथ अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अंकल, आप दोनों अपने अपने जीवन में साथी को खोकर अकेले रह गए हैं और इस वियोग का दंश झेल रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक दूसरे का साथ मिल जाए तो क्या बुरा है? आप दोनों सदैव के लिए एक दूसरे का सहारा हो जाएंगे। आपने तो मेरी सासू माँ को देखा है, वह कितनी सरल, सहृदय, कर्मठ और निश्चल महिला हैं।
रही आपत्ति की बात तो आप बस हाँ करें, आगे की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। मीना ने विभिन्न तर्कपूर्ण दलीलों से उन्हें समझाया तो अंत में उन्होंने अपनी सहमति दे दी, मगर साथ ही यह भी कहा कि इस विषय में पद्मा देवी का निर्णय ही अंतिम होगा। मीना खुशी में उनके चरणों पर झुक गई और कहा, आप बस आशीष दीजिए, आगे सब कुछ मैं देख लूंगी। कपिल जी ने स्नेह के साथ अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। मीना ने कपिल जी से उनके बेटों का नंबर लेकर वहीं से उनके बेटों से भी इस विषय में बात की। पहले तो वह बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे, मगर बाद में उन्हें भी लगा कि शायद ऐसा हो जाए तो वह भी अपने पिता की ओर से थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे और उनकी परेशानी कुछ कम हो जाएगी, तो उन्होंने भी सहमति दे दी। मीना के लिए आधा किला फतेह हो चुका था। जब मीना घर पहुंची तो अर्जुन सो चुका था और पद्मा देवी उसे कंबल उड़ा रही थी। उन्हें देखकर मीना मुस्कुरा पड़ी, फिर उनका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया और एक बिंदिया निकालकर उनके सूने माथे के सामने आईने पर चिपका दी। तिल मिलाकर पद्मा देवी खड़ी हो गई और मीना से कहा, यह क्या कर रही हो मीना? यह क्या बेहुदा मजाक है? यह मजाक नहीं माँ, आपके जीवन में खुशियाँ लौटाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं आपका पुनर्विवाह कराना चाहती हूँ। मीना ने पद्मा देवी के क्रोध की परवाह किए बगैर एक सांस में अपनी बात कह दी। क्या बक रही हो तुम? इस उम्र में मेरी दुर्गति मत करवाओ, हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे दिवंगत ससुर की यादें काफ़ी हैं मेरे लिए। मैं उनकी यादों के साथ बहुत खुश हूँ। यह कलंक मत लगाओ मुझे। कहते कहते पद्मा देवी का स्वर अवरुद्ध हो गया। मुझे मालूम है माँ, उनकी यादें हमेशा आपकी थी और आपकी ही रहेंगी, किंतु अपने जीवन में नई खुशियाँ लाने का अधिकार सबको होता है। इसमें कलंक की बात कहाँ से आ गई? मैंने एकाकीपन के दर्द के सागर को आपकी आंखों में लहराते हुए देखा है और आपके जीवन के मरुस्थल के ताप को भी अनुभव किया है। एक जीवन साथी का सुखद सानिध्य इसको मिटाकर शीतलता प्रदान कर सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने कपिल जी से बात कर ली है और उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। उन्हें तो आप भी अब भली भांति जानती हैं कि वह कितने सज्जन व्यक्ति हैं। मीना ने स्नेहिल स्वर में समझाते हुए कहा, बस करो मीना, मैं इस विषय में और बातें नहीं करना चाहती। और पद्मा देवी अपने कमरे में चली गई। मगर मीना तो जैसे सब कुछ ठान चुकी थी। उसने अपनी योजना की सारी रूपरेखा जैसे बना ली थी। दूसरे दिन सुबह विनोद का मूड अच्छा देखकर उसने उससे कहा, विनोद, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करना चाहती हूँ। विनोद ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। मीना ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं माँ का पुनर्विवाह कराना चाहती हूँ। उनके अकेलेपन के दर्द को मैंने हमेशा उनकी आंखों से छलकते हुए देखा है। इतना सुनते ही विनोद आपे से बाहर हो गया और बस इस बात पर आज उन दोनों के बीच यह तकरार हो गई। पद्मा देवी भी किसी भी तरह यह बात मानने को तैयार नहीं थी और अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ रही थी। मीना खाना बनाकर उनके कमरे में ले गई और खाने का बहुत आग्रह किया, मगर उन्होंने खाने की तरफ देखा भी नहीं। हार कर मीना खाने को वहां मेज पर रखकर कमरे में से चली आई। शाम को जब विनोद घर आया तो देखा अर्जुन ने पाउडर का डिब्बा पूरा खोलकर गिरा रखा है। उसके चेहरे और कपड़ों पर पाउडर लगा हुआ है। एक तो वह पहले से ही गुस्से में था, उस पर से अर्जुन की यह हालत देखकर उसके क्रोध का पारावार ना रहा। उसने जोर से आवाज़ लगाई, मीना, मीना, कहाँ हो तुम? लेकिन मीना की तरफ से कोई उत्तर ना पाकर फिर चीखा, मीना, क्या तुम सुन रही हो? कहाँ हो तुम? उसकी तेज आवाज़ सुनकर पद्मा देवी भी हड़बड़ाकर कमरे से निकलकर आ गईं। उन्होंने अर्जुन को गोद में उठा लिया और पाउडर का डब्बा बंद करके रख दिया। फिर आंचल से अर्जुन का मुंह पोंछने लगी। अब विनोद चारों ओर मीना को ढूंढने लगा, मगर मीना कहीं दिखाई नहीं दी। उसने पद्मा देवी को पूछा, मगर उन्होंने भी अनभिज्ञता दिखाई और दोनों ही चिंतित हो गए। घर से बाहर निकलकर विनोद ने तुरंत गाड़ी निकाली और पूरी कॉलोनी में इधर उधर छान मारा, मगर मीना कहीं भी नहीं मिली। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था।
विनोद ने शहर में रहने वाले सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी फ़ोन करके पूछा, मगर मीना कहीं भी नहीं थी। पागलों की तरह विनोद उसे चारों ओर ढूंढ रहा था, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। थक हार कर वह घर वापस आया और पद्मा देवी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मेरी मीना कहाँ चली गई? मैंने गुस्से में उसे जरा बोल क्या दिया? वह तो मुझसे रूठकर ही चली गई और पता नहीं वह कहाँ है और किस हाल में है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा। माँ, मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। विनोद, तभी मीना की आवाज़ कमरे में गूंजी। दोनों ने आवाज़ की दिशा में देखा तो दरवाजे पर मीना खड़ी थी। वह दौड़कर आगे बढ़ा और खींचकर मीना को सीने से लगा लिया। मीना, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बिना कितना परेशान हो गया था। मैं कहीं नहीं गई थी विनोद, यहीं और इसी शहर में थी। यहाँ मेरी एक सहेली रहती है जिसका हाल ही में दूसरे शहर से यहाँ स्थानांतरण हुआ है। मैं उसके घर ही गई थी। तुमसे दूर होकर बस मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि जीवन साथी से दूर होने का दर्द कितना हृदय विदारक होता है। अरे, मेरे और तुम्हारे विवाह को तो मात्र 7 साल हुए हैं और तब तुम मेरे लिए इतना तड़प रहे थे। अब तुम माँ के बारे में सोचो। इन्होंने पूरी जिंदगी पापा के साथ गुजारी और इस उम्र में आकर उन्हें यह अकेलेपन का दर्द झेलना पड़ रहा है। हम दोनों तो अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अर्जुन भी स्कूल चला जाता है। जरा सोचकर देखो कि माँ को ये अकेलापन कितना खलता होगा। आज तुम्हें खुद दर्द हुआ तो माँ की गोद में लेटकर अपना दर्द उनसे बांटने लगे, पर कभी उनके दर्द को बांटने के विषय में सोचा है? जब वे हमारे जीवन में खुशियाँ भर सकती हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम भी उनके जीवन में खुशियाँ लौटाने के विषय में सोचें? अरे, दुनिया का क्या है और दुनिया की परवाह हम करें भी क्यों? आज जब माँ अकेली होती हैं तो बताओ यह दर्द बांटने कौन आता है? तो हम भला क्यों किसी की परवाह करें? विनोद मीना की ओर देखता रह गया और उसकी बातों को सुनता रह गया। अचानक उसके मुंह से निकला, शायद तुम सही कह रही हो मीना। मैं अपनी ही दुनिया में मगन हो गया था और जाने अनजाने में बहुत स्वार्थी हो गया था। मगर आज तुम्हारे इस अनूठे निर्णय और निरर्थक रूढ़ियों को तोड़ने की तुम्हारी इस हिम्मत और साहस में मैं तुम्हारे साथ हूँ मीना। अचानक पद्मा देवी चीख उठी, दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। विनोद ने भावुक होकर उनके कांपते हाथ थाम लिए। दिमाग तो अब ठीक हुआ है माँ, और हम दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लौटा कर रहेंगे। पागल मत बनो, ऐसे कभी नहीं हो सकता। पद्मा देवी का स्वर ऊंचा हो गया। अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी आपका बेटा ही हूँ। माँ, आप भी कान खोलकर सुन लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आज से खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक आप हाँ नहीं करोगी। 15 दिनों के बाद सभी बच्चों की उपस्थिति में कपिल जी और पद्मा देवी का शुभ विवाह अदालत में संपन्न हो गया और अब पूरा परिवार मंदिर की ओर रवाना हो गया इस प्यारे से नए संबंध पर ईश्वर का आशीष लेने। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।